हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो नंबर 17। तो बेटे ये दूसरी यूनिट का 17वां वीडियो है। और इससे पहले 16 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर सेकंड को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम में भी पीडीएफ नोट्स के लिए सर्च कर सकते हो के एम डी सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें पढ़ने हैं दो इंपॉर्टेंट रूल्स। इनमें पहला तो हम पढ़ेंगे N+L नियम, और दूसरा पढ़ेंगे ऑफ बाउ नियम। ये दोनों नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और हर एक एग्जाम पेपर में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे N+L नियम। तो हेडिंग लिखता हूं मैं, हाँ हेडिंग लिखता हूं N+L नियम। N+L नियम आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस नियम को देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्लेचकोवस्की। क्या नाम था? क्लेचकोवस्की था उनका नाम। ध्यान रखेंगे सब कि N+L नियम दिया था किसने दिया था? क्लेचकोवस्की ने। ये नियम में क्या बात हमें सिखाई थी क्लेचकोवस्की ने, ध्यान से समझेंगे। उन्होंने कहा था कि मान लो आपके पास दो उपकोष हैं, तो दो उपकोषों में से पहले उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम होता है। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं, चलो यहां से लिखते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो बातें बताई क्लेचकोवस्की ने। पहली बात क्या बताई? देखो, पहली बात बताई कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरते हैं जिसके लिए N+L का मान, N+L का मान कम होता है। N+L का मान क्या होता है? कम होता है। मान लो आपके पास दो उपकोष हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों उपकोष में से पहले कौन सा उपकोष भरेगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो आप दोनों उपकोषों के लिए N+L का मान निकाल लोगे। जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम आएगा, पहले वही उपकोष भरेगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है बेटे, देखते हैं, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। यहां से देखते हैं एक एग्जांपल। ये मैंने हेडिंग लिखी एग्जांपल। जैसे मान लो आपके पास एक तो 4s उपकोष है, ठीक है, 4s उपकोष, और दूसरा है 3d उपकोष। वे 3d उपकोष में से, पूरा क्वेश्चन बना देता हूं इसका, में से पहले कौन सा उपकोष भरेगा। मान लो एक क्वेश्चन पेपर में इस तरह का पूछ लिया गया है कि 4s उपकोष व 3d उपकोष, दो उपकोष हैं, इन दोनों में से पहले कौन सा उपकोष भरेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो मैं बताता हूं आपको। सॉल्व करने का तरीका यह है कि यहां तो टारगेट रखो आप 4s पर, और यहां टारगेट रखो आप 3d पर। ठीक है,
तो एक तरफ तो हम चलो 4s उपकोष लिख लेते हैं, 4s उपकोष तो हमने इधर लिख लिया, और इधर हम लिख लेते हैं 3D उपकोष। इस तरह हम लिख लेंगे दोनों उपकोषों को, और फिर ये 3D उपकोष लिख लिया हमने, और ये लिख लिया 4s उपकोष। इसके लिए n बताओ कितना है। n मुख्य क्वांटम संख्या होता है ना, n का मतलब चौथी कक्षा का s उपकोष है, तो चौथी कक्षा है तो n का मान कितना होगा, n का मान होगा 4। और l देखो देखो एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, s p d f 0 1 2 3, ये किसके मान है, l के मान ही तो है। ये चीज सिखाई थी ना मैंने आपको, तो वही चीज अप्लाई होगी। s उपकोष के लिए l का मान, s उपकोष के लिए l का मान होता है 0, तो यहां हमने लिखा 0। तो मैं आपको पूछता हूं कि n प्लस l बताओ कितना होगा, तो 4 और 0 कितने हुए, 4। यहाँ n प्लस l का मान 4 आया है। अब इसका भी इलाज करो बिल्कुल इसी तरीके से। n का मान बताओ क्या है, कौन सी कक्षा है बताओ, तीसरी कक्षा है। तीसरी कक्षा है तो n का मान 3 है, क्योंकि n मुख्य क्वांटम संख्या हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है। l का मान बताओ, l का मान d उपकोष के लिए, d उपकोष के लिए l का मान कितना होता है, 2। तो बताओ n प्लस l कितना हो जाएगा, n प्लस हो जाएगा l, 3 और 2 5। तो किसके लिए n प्लस l का मान कम है, 4s के लिए n प्लस l का मान 4 है, और 3D के लिए n प्लस l का मान 5 है। तो n प्लस l का मान 4s उपकोष के लिए कम है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s उपकोष में भरेंगे। अब ज्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये तो तीसरी कक्षा है, तीसरी का D, और ये चौथी कक्षा का S है, तो पहले तीसरी कक्षा पूरी भर जाएगी, उसके बाद चौथी कक्षा भरनी शुरू होगी, ऐसा सोचते हैं ज्यादातर बच्चे। पर वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता है कि हमें कक्षा के हिसाब से नहीं सोचना है। आप कक्षा के हिसाब से सोचोगे तो कहोगे चौथी कक्षा है जी, तीसरी कक्षा है, पहले तो तीसरी कक्षा भरेगी पूरी, फिर उसके बाद चौथी कक्षा भरेगी, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। पर सवाल बनता है, आपको कक्षा के हिसाब से नहीं चलना है, आपको चलना है उपकोषों के हिसाब से। किसके हिसाब से, उपकोषों के। उपकोष में हमने जब देखा n प्लस l का मान, तो 4s के लिए तो 4 आया, और 3D के लिए आया है 5। तो जिसके लिए n प्लस l का मान कम आएगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें ही भरेंगे, यानी 4s उपकोष पहले भर जाएगा और 3D उपकोष भरेगा उसके बाद में। तो यहां हम उत्तर में लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट होता है कि 4s उपकोष 3D से या 3D उपकोष से पहले भरेगा। बताओ समझ में आती है क्या बात आपके। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 उपकोष आपको दे देंगे और पूछेंगे कि पहले कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बताओ, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पर कभी कभी एक समस्या आती है, ये पहली बात तो बताइए क्लेचकोवस्की ने। दूसरी बात क्या बताई, देखो ध्यान से। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास 2 उपकोष हैं तो दोनों उपकोष के लिए n प्लस l के मान निकाल लो आप, जैसे इसके लिए और इसके लिए हमने निकाला है। दोनों उपकोषों में से जिस उपकोष के लिए n प्लस l का मान कम आता है, वो उपकोष पहले भरता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। पर कभी कभी एक समस्या आती है। समस्या यह आती है कि दोनों उपकोषों के लिए l प्लस l का मान बराबर आ जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यदि दोनों उपकोषों के लिए n प्लस l का मान एक जैसा आ जाए, मान लो इसके लिए भी n प्लस l का मान 5 आ गया और इसके लिए भी, मान लो दूसरा उपकोष जो भी दिया है, दोनों उपकोषों के लिए n प्लस l का मान या तो दोनों के लिए 4 आया, या दोनों के लिए 5 आया, दोनों के लिए 6 आया। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन पहले कौन से उपकोष में भरेंगे। तो क्लेचकोवस्की ने बताया कि जब दोनों उपकोषों के लिए n प्लस l का मान बराबर आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरते हैं जिसके लिए n का मान कम होता है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो यहां लिखता हूं मैं, दूसरा पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, यहां लिखते हैं यदि दोनों उपकोषों के लिए
यदि दोनों उपकोषों के लिए n प्लस एल का मान, दोनों उपकोषों के लिए n प्लस एल का मान बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष को भरते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष को भरते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो उस उपकोष को भरते हैं जिसके लिए n का मान कम होता है। बताओ समझ में आई क्या बात? जिसके लिए n का मान कम होगा पहले वो वाला उपकोष भरेगा यदि n प्लस एल दोनों के वैल्यू दोनों उपकोषों के लिए बराबर आ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लगाते हैं, चलो एक एग्जांपल लगाते हैं। मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है 3D और 4P का। 3D उपकोष व 4P उपकोष में से पहले कौन सा भरेगा? ठीक है, या ऐसे लिख लो कौन सा उपकोष भरेगा, पहले कौन सा उपकोष भरेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो किस तरह करोगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत आसान है। यहाँ तो हम लिखते हैं 3D उपकोष, ये तो लिख लिया हमने 3D उपकोष, और दूसरा कौन सा है, यहाँ लिखते हैं हम 4P उपकोष, ये दोनों उपकोष लिख लिया हमने। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटे। इसके लिए n का मान बताओ कितना है, 3। l का मान बताओ, तीसरी कक्षा है इसलिए n का मान मैंने 3 लिखा है। l का मतलब द्विंगसी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। d के लिए कितना होता है l का मान, d के लिए होता है 2, तो 2 लिख लिया। अब बताओ n प्लस एल कितना हो जाएगा इसके लिए, 3 और 2 5, इसके लिए n प्लस एल का मान 5 है। इसका इलाज करो, n का मान बताओ कितना है, चौथी कक्षा है 4। l का मान बताओ कितना है, p है, p के लिए कितना होता है 1, p के लिए l का मान 1 होता है। ये चीज सिखा रखी है आपको क्वांटम संख्याएं जब सिखाई थी। तो n प्लस एल का मान बताओ कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। अब देखो सवाल फंस गया नहीं, n प्लस एल का मान इसके लिए भी 5 है और इसके लिए भी 5 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन से उपकोष में भरेंगे? भाई पहला नियम तो हमें बताता था कि पहले उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसके लिए n प्लस एल का मान कम होता है। दूसरे नियम ने हमें बताया कि यदि दोनों उपकोषों के लिए n प्लस एल का मान बराबर होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरेंगे जिसके लिए n का मान कम होगा। अब 5 और 5 बराबर आया, इसके लिए n का मान 3 है, इसके लिए n का मान 4 है, तो पहले 3D उपकोष भरेगा। कौन सा भरेगा? 3D। इस बात को ध्यान से समझ लो। तो यहां हम लिखते हैं क्योंकि दोनों के लिए या दोनों उपकोषों के लिए, ऐसे भी लिख सकते हो आप, n प्लस एल का मान 5 है या समान है या बराबर है। अतः पहले कौन सा भरेगा? 3D। पहले 3D उपकोष भरेगा, पहले 3D उपकोष भरेगा। अब क्यों भरेगा 3D बता सकते हो? क्योंकि 3D के लिए n का मान कम है। देखो इसके लिए n का मान कितना है 3, इसके लिए n का मान कितना है 4। पहले 3D उपकोष भरेगा क्योंकि 3D के लिए या 3D उपकोष के लिए n का मान क्या है? कम है। इस तरह करना है बेटे क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो
फिर मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं करने के लिए, फिर करेंगे अगला टॉपिक डिस्कस। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब बेटे मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं n+l के रूल पर। ये क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इन्हें करके आना है। देखो पहला क्वेश्चन, 5s व 4d, 5s व 4d उपकोषों में से पहले कौन सा उपकोष भरेगा? बताओ, कर लोगे इस क्वेश्चन को? पहले कौन सा उपकोष भरेगा? एक तो ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, 6s व 4f, 6s व 4f उपकोषों में से पहले कौन सा उपकोष भरेगा? एक इस क्वेश्चन को आपको करके लाना है। और तीसरा क्वेश्चन और देखो जरा, तीसरा क्वेश्चन, 6d व 7s, 6d व 7s उपकोषों में से पहले किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे? ऐसे भी तो लैंग्वेज दे सकते हैं पेपर सेटर। तो आपको ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर, और दूसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है ऑफ-बाउ नियम। ऑफ-बाउ नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ज्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ऑफ-बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम है। ऑफ-बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ऑफ-बाउ बेटे जर्मन भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का? जर्मन। और इसका मतलब होता है बनाना या रचना करना या निर्माण करना, ठीक है? ऑफ-बाउ का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, ठीक है? परमाणु का निर्माण करते हैं इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरकर, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं, चलो, ऑफ-बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, अपितु यह कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का। यह जर्मन भाषा का एक शब्द है। जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ बनाना, जिसका अर्थ क्या है? बनाना या रचना करना, या आप इसे कह सकते हो निर्माण करना होता है, ठीक है? निर्माण करना होता है। अब सवाल ये है, चलो खैर ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि ऑफ-बाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण करना, बनाना या रचना करना। अब असली सवाल तो ये खड़ा होता है तो कि इसका नियम का क्या तात्पर्य है, क्या है ये नियम, इससे हमें क्या पता चलता है?
देखो, इस नियम से हमें पता चलता है कि किसी भी परमाणु के उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश होता है ना, वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। अर्थात अब जब भी आप किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश कराते हो तो कभी भी कक्षा के हिसाब से आपको प्रवेश नहीं कराना है, आपको प्रवेश कराना है उपकोषों के हिसाब से। यानी इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष को भरेंगे जिस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होगी, और जब सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष भर जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरना शुरू करते हैं जिसकी ऊर्जा उस सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोष से अधिक थी, यानी दूसरे नंबर पे जो उपकोष था। और जब वो दूसरा उपकोष भी पूरा भर जाता है तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरते हैं जिस उपकोष की ऊर्जा पहले दो उपकोषों की ऊर्जा से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उपकोषों की ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोष को भरते हैं, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष को भरते हैं, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष को भरते हैं, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष को भरते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लो आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम में जा रहे हो और आप क्रिकेट के बहुत पक्के फैन हो, मतलब आप फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हो, आपको वास्तविकता में जो प्लेयर्स हैं उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखनी है और आप स्टेडियम में एंट्री कर रहे हो। जब आप अपना टिकट लेने जाओगे, या फिर आप ऐसा मान लो कि जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा, ये नियम है। मान लो टिकट का नियम नहीं है, क्योंकि टिकट में तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि सर वहां का टिकट तो महंगा है, वहां का सस्ता है, तो मैं सस्ते वाला टिकट ले लूंगा। आप टिकट को पैसों के हिसाब से बिल्कुल नहीं सोचो, आप सोचो कि मान लो जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा। तो आप स्टेडियम में कहाँ बैठना पसंद करोगे? क्या आप सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठना पसंद करोगे? क्या आप सबसे पहली सीट पर बैठना पसंद करोगे? तो स्टेडियम में आप बिल्कुल कोशिश करोगे जो सबसे पहले जाने वाले आदमी होंगे या व्यक्ति होंगे या बच्चे होंगे, वो सबसे पहले कौन सी सीट लेंगे? जो सबसे नजदीक वाली सीट है, यानी फील्ड के सबसे नजदीक वाली सीट लेना ज्यादा पसंद करेंगे। और जब फील्ड के सबसे नजदीक वाली सीट पूरी भर जाएगी, उस पर जगह नहीं बचेगी, तो अब जो नए व्यक्ति आ रहे हैं, नए आदमी आ रहे हैं, वो दूसरी सीट को भरेंगे, और दूसरी सीट जब भर जाएगी तो तीसरी सीट भरी जाएगी, फिर चौथी सीट। ऐसा थोड़ा ही होगा कि कोई भी व्यक्ति आया और वो सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठ गया। सबसे लास्ट वाली सीट पर तो वो बैठेगा जिसे वास्तविकता में मैच नहीं देखना है, वो मैच के लिए जुझारू नहीं है, वो मैच के लिए इतना संवेदनशील नहीं है, वो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए आया है, तो वो सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठेगा, पक्की बात है। और जो वास्तविकता में मैच को एंजॉय करना चाहता है वो सबसे नजदीक वाली सीट पर बैठेगा। तो ऐसा ही होता है, जैसे किसी स्टेडियम के चारों तरफ बहुत सारी सीटें होती हैं, बालकनी की तरह इस तरह लगी हुई होती हैं, इस तरह स्टेयर्स की तरह, सीढ़ियों की तरह, पैडियों की तरह सीटें लगी होती हैं। इसी तरीके से परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं और कक्षाओं में होते हैं उपकोष। तो उपकोषों में भी यही व्यवस्था होती है जो स्टेडियम में होती है। यानी सबसे नजदीक वाली सीट की ऊर्जा सबसे कम है, उसके बाद वाली की उससे ज्यादा, उसके बाद वाले की उससे भी ज्यादा, उसके बाद वाले की उससे भी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन से उपकोष को भरेंगे? इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष को भरेंगे या उस उपकोष में भरेंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। ठीक है, और जब वो उपकोष पूरा भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फिर उस उपकोष में भरेंगे जिसकी ऊर्जा उससे पहले वाले से ज्यादा होगी। बस ये नियम है। ठीक है, तो हमने जो है इसे बताया कि इसका मतलब होता है, जर्मन भाषा का शब्द है बनाना या निर्माण करना। अब यहां से लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, इसके अनुसार, इसके अनुसार किसी परमाणु के, किसी परमाणु के उपकोषों में, किसी परमाणु के उपकोषों में, देखो उपकोषों में शब्द का प्रयोग किया है मैंने यहाँ, उपकोषों में, किसी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश, इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा के, ऊर्जा के
बढ़ते हुए क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष को भरते हैं, उस उपकोष को लिख दो या में लिख दो, एक ही बात है। उस उपकोष को भरते हैं या उस उपकोष में भरते हैं जिसके लिए, या जिसकी लिख दो, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। बताओ ये बात समझ में आती है क्या आपके? यानी सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष सबसे पहले भरा जाएगा। अब सवाल यह है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कौन से उपकोष की ऊर्जा सबसे कम है? तो इसके लिए एक टेबल, एक चार्ट, एक सारणी, कुछ भी कह सकते हो आप, बनाई गई। देखो यहां से लिखता हूं, उपकोषों की ऊर्जा का, उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निम्नलिखित है। देखो इस चीज को समझना पड़ेगा आपको ध्यान से कि उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो क्या है, यहां से बनाता हूं। मान लो मैं आपको कहूं कि ये हमारी पहली कक्षा है, ये है हमारी दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा और सातवीं कक्षा। ये 7 कक्षाएं हैं। सब बच्चों को पता है कि किसी भी परमाणु में 7 से ज्यादा कक्षाएं नहीं हो सकती हैं अब तक की खोज के अनुसार। वैसे परमाणु में कक्षाएं एक भी हो सकती है, कोई परमाणु ऐसा भी होता है जिसमें 2 कक्षाएं होती हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, पर कोई भी परमाणु ऐसा नहीं होता है जिसमें 8 कक्षाएं हों। ठीक है, तो पहली कक्षा में यदि हम उपकोष की बात करें तो पहली कक्षा में तो एक ही उपकोष होता है, एस। ये बात तो सिखाई थी मैंने, और ये पहली कक्षा है। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं, एस और पी। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होते हैं, एस, पी और डी। चौथी कक्षा में 4 उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ। पांचवी कक्षा में भी 4 ही होते हैं, एस, पी, डी, एफ। अब कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे सर 5वीं कक्षा है तो उपकोष भी 5 होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, पर 5वीं कक्षा के 5वें उपकोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रकृति ने अभी तक हमारे ज्ञान में नहीं दिया है। मतलब 5वीं कक्षा में 5 उपकोष होते हैं यदि कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, एस, पी, डी, एफ, जी, यहाँ जी होता है, जी। पर सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा परमाणु अब तक खोजा गया है जिसके 5G उपकोष में कोई इलेक्ट्रॉन एंट्री मार रहा हो? तो उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं खोजा गया। इसलिए हम सिर्फ उन 118 तत्वों की बात करेंगे जो आवर्त सारणी में हैं, जिनकी खोज हो चुकी है, जो प्रकृति ने हमें अभी तक जिनका ज्ञान दिया है। तो इसलिए मैंने 5वें में कक्षा में 4 ही उपकोष बनाए हैं। 5वीं के जी में कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी तक हमें नहीं पता चला है। छठी कक्षा में एस, पी और डी, ये इतना ही पता चला है। 7वीं कक्षा में एस और पी, सिर्फ इतना ही पता चला है। तो ये जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सीधा इसे बना दूं मैं, ये थोड़ा सीधा नहीं बना, यहां से बनाते हैं इसे सही। पी को, एस तो लगभग ठीक है, पी, पी, पी और पी, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, पहली कक्षा में 1 उपकोष, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 4, छठी में 3 और सातवीं में 2। 7वीं कक्षा में 7 उपकोष होने चाहिए, पर ऐसा कोई परमाणु तो है ही नहीं जो 7D में भी जिसके इलेक्ट्रॉन हो, 7F में भी जिसके इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा तो है ही नहीं कोई भी। ठीक है, तो देखो चलो ध्यान से एक बात बताते हैं। ये आपको पता है
कि पहली कक्षा का एस है तो इसे आप 1s कह सकते हो, दूसरी कक्षा का एस, दूसरी का पी, तीसरी कक्षा का एस है, देखो तीसरी का एस है, तीसरी का पी और तीसरी का डी, चौथी कक्षा का एस, चौथी का पी और चौथी का डी और चौथी कक्षा का एफ, और पांचवी कक्षा का एस, पांचवी का पी, पांचवी का डी और पांचवी का एफ, छठी कक्षा का एस, छठी का पी और छठी का डी और सातवीं का एस और सातवीं का पी। ये तो समझ में आ रहा आपको। अब देखो आपको एक बात और बताता हूं, एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बताओ। एस उपकोष में एक कक्षक होता है और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। एस उपकोष ऐसे ही तो बनाते हो आप, यहां से थोड़ा सा सीख लेते हैं। एस उपकोष को हम ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें दो ही होंगे, तो जितने भी एस हैं उनमें अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हो। एस में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। अब पी उपकोष की बात करो, पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3। इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने आए, 6। इसका मतलब पी के ऊपर आप 6 लिख सकते हो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन पी में कितने भर सकते हो, 6। अब डी की यदि आप बात करो, डी उपकोष की, तो डी में कक्षक 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10, तो डी के ऊपर आप लिख सकते हो 10। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 10। यदि आप एफ उपकोष की बात करते हो तो एफ में 1 2 3 4 5 6 7 कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक होते हैं और 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, तो एफ के ऊपर आप लिख सकते हो 14। ठीक है। अब ये तो हमने सारे उपकोष बना दिए और उन उपकोषों की संख्या दे दी कि कौन सी कक्षा का कौन सा उपकोष है। जैसे ये 5वीं कक्षा का पी उपकोष है, आप इसे बनाना इसी तरीके से सीखोगे जैसे मैंने बनाया है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना आना चाहिए आपको। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर यहाँ ऊर्जा का तो पता ही नहीं चल रहा है कि ऊर्जा किसकी कम है किसकी ज्यादा है। आपने तो पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक के सारे उपकोष हमें बता दिए, पर ऊर्जा का कैसे पता चलेगा। ऊर्जा का ऐसे पता चलेगा, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहली बारी में मैंने एक उपकोष को काट दिया, दूसरी बारी में भी एक को काट दिया, तीसरी बारी में 2 और फिर 2 और फिर 3 और फिर 3 और फिर 4 और फिर 3, और ये तीर के निशान लगा दिए नीचे की तरफ सबके। देखो ध्यान से देखो, तीर के निशान नीचे की तरफ को हैं। तो हमें यहां से स्टार्ट करना है, ये तो है स्टार्टिंग, एस उपकोष नहीं है ये, एस माने स्टार्टिंग है, और यहां हमें करना है एंड। जब आप यहाँ एंड करोगे तो 118 बैठेगा टोटल इलेक्ट्रॉन का, जो ऊपर लिखे हैं वे इलेक्ट्रॉन। तो क्रम क्या हो सकता है, क्रम को आप ऐसे बता सकते हो, देखो ध्यान से देखना, यहां से शुरू करा हमने, क्या आया 1s2। 1s2 हमें बताता है कि सबसे कम ऊर्जा 1s की है और पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सबसे कम ऊर्जा 1s उपकोष की होती है और सबसे ज्यादा होती है 7p उपकोष की। ठीक है, सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, 1s उपकोष की, और सबसे ज्यादा होती है 7p की। जब 1s भर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों से, उसके बाद ये तीर खत्म हो गया तो दूसरा तीर यहां से स्टार्ट होगा। अब उससे ज्यादा ऊर्जा होती है 2s की, उसके बाद भरे जाएंगे, आप ऊर्जा कोमा लगा लो, चलो अच्छा 2s2। फिर उसके बाद दूसरी कक्षा के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जब ये भी पूरा भर जाएगा तो ये तीर खत्म हो गया तो अगला तीर यहां से स्टार्ट होगा। इससे ज्यादा ऊर्जा है 2p6 की, इससे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, 2p6 की है। और जब 2p6 पूरा भर जाएगा, यानी दूसरी कक्षा के p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो इसकी जगह खत्म, तो इससे ज्यादा ऊर्जा है 3s2 की। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन 3s में भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और अब ये तीर भी खत्म हो गया हमारा। जब हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीर खत्म हो गया तो आ जाते हैं चौथे तीर पर, 3s के बाद 3p6। अब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा के p में भरे जाएंगे और कितने भरे जाएंगे, 6। 3p6 के बाद फिर आते हैं 4s2 पर, 4s2, और 4s2 खत्म हो गया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तीर खत्म हो गए, 5वें पे आ गए 3d10। देखो 4s2 यहां खत्म तो तुरंत यहां वापस आ जाना है 3d10, 3d10, और 3d10 के बाद 4p6, और 4p6 के बाद 5s2,
तो इस तरीके से आप चलते रहोगे। देखो 4p6 के बाद 5s2, 5s2 के बाद ये तीर खत्म हो गया तो अगला तीर यहां से 4d10, क्या आ जाएगा 4d10। तो इस सीक्वेंस को आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक तो ये बनाना आना चाहिए आपको, और एक ये सीक्वेंस थोड़ा ध्यान रखना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, इस तरह इसमें थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप इस चीज को लिखने से तो फिर परेशान हो जाओगे। हालांकि सीखोगे आप इसी चीज से, पर आप यदि इसमें से कुछ याद रख लोगे ना, क्रम, किसी थोड़े से क्रम में, थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन में रट्टा मार लोगे, तो उससे ये फायदा होगा कि बार बार आपको ये नहीं बनाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएंगे, कौन सा उपकोष भरेगा, फिर कौन सा भरेगा, फिर कौन सा भरेगा, फिर कौन सा भरेगा, फिर कौन सा भरेगा, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सीखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है आप बहु नियम का। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो एक बार दोबारा प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको बनाना आ जाए। ठीक है, देखो जरा, यहाँ जो है मैंने लिखा बेटे 1s, पहली कक्षा में एक होता है 1s, दूसरी कक्षा में दो उपकोष होते हैं 2s और 2p, तीसरी कक्षा में तीन उपकोष होते हैं 3s 3p और 3d, चौथी कक्षा में चार उपकोष होते हैं 4s 4p 4d और 4f, पांचवी कक्षा में भी चार होते हैं 5s 5p 5d और 5f, छठी कक्षा में 6s 6p और 6d, सातवीं कक्षा में 7s और 7p। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? जितने भी s हैं उनमें सब में दो दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और जितने भी p हैं उनमें कितने भरने हैं? ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और d में कितने भरे जा सकते हैं? अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। यह भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और f में अधिकतम भरे जा सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसे काटना कैसे है। पहली बारी में तो आपको एक एक काटने हैं, फिर दो दो, देखो दो उपकोष कट गए, यहाँ भी दो कट गए, फिर यहाँ तीन उपकोष कटे और यहाँ भी तीन कटे, फिर यहाँ चार उपकोष कटे और ये कटे तीन, और तीर के निशान नीचे की तरफ को लगाने हैं सब में। और आपको पता है कि पहले तीर को खत्म करके फिर दूसरा तीर स्टार्ट करना है। आप इसे खत्म करोगे, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, सबसे कम ऊर्जा 1s की है और सबसे ज्यादा ऊर्जा है 7p की। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं मैं बताता हूं आपको। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो यहां से लिखते हैं, एक क्वेश्चन ही लिखता हूं, चलो क्वेश्चन इस तरह आता है, निम्नलिखित परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए किसमें? SPDF में, यानी आप बहु नियम से लिखिए। और चलो यही सॉल्व करते हैं हम। इन्होंने मान लो दे रखा है, यहां से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे इन्होंने दिया कि एक तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक 1 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाओ। तो 1 है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो हाइड्रोजन है। वैसे आपके याद हो या ना हो कि एक परमाणु क्रमांक किसका है, याद होना चाहिए। पर यदि आपको याद भी नहीं है तो इन्होंने यदि परमाणु क्रमांक दिया है तो परमाणु क्रमांक का मतलब तो बेटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होता है। किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही तो परमाणु क्रमांक कहते हैं, या फिर प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं।
पर यदि वो परमाणु उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उसके अंदर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि वो परमाणु क्रमांक आपको दे रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि उन्होंने दी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? हाइड्रोजन परमाणु में होता है एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन यही तो भरेगा सबसे कम ऊर्जा वाले में, 1s1 हम लिखेंगे 1s1। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहां सर, सोच रहे होंगे कि सर यहाँ 1s2 आना चाहिए, आपने 1s1 क्यों लिख दिया? 1s1 भाई जब गरीब के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s पहली कक्षा के s उपकोष में एक ही तो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 1s2 नहीं लिखना है। ये जो हमने इनके ऊपर 2 और इनके ऊपर 6, इनके ऊपर 10 और इनके ऊपर 14 लिख रखा है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है वो है लिखा हुआ। जब इसके पास, गरीब के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा के एस में एक ही तो दिखाओगे आप। मान लो आपको दिया है, यहां से करते हैं चलो, मान लो आपको हीलियम दिया है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहीं तो भरे जाएंगे 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। ये है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आपको लिथियम दे दिया, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 तो ये भरे गए और ये तीर खत्म, एक इसमें भरा जाएगा, 2 और 1 3, ऐसे ही तो 3 होंगे, तो 1s2, 2s1। ठीक है, तो 1s2 का मतलब पहली कक्षा के s में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा के s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और फिर पहली कक्षा के s में 2 और यहाँ 1, दूसरी कक्षा के s में 1 इलेक्ट्रॉन। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिथियम का। मान लो Be दे दिया गया, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। कितने होता है उसका परमाणु क्रमांक? 4। तो 4 भरने हैं, 2 और 2 4, 1s2 2s2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2, 2s2। ठीक है। मान लो आपको बोरोन दे दिया, बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दोगे क्या आप? 5 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 1 5, इस तीर को खत्म करके यहीं तो आओगे आप। तो 1s2 2s2 2p1, 2 2 4 और 1 5, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। ठीक है। अच्छा, यदि आपको कार्बन दे दिया, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दोगे, 2 2 4 और इसमें कितने आएंगे? 2 2 2 4 2 6, 1s2 2s2 2p2। ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p2। ये आ गया। मान लो आपको दे दिया गया है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन भर दोगे आप, 2 2 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है। यदि आपको दे दिया गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 और यहां कितना आ जाएगा? 4, 2p4 आ जाएगा ना, 2 2 4 और 4 8, 2p4 आएगा। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। देखो 2p1 2p2 2p3 2p4, समझ में आता है कुछ आपके? यदि फ्लोरीन दे दिया, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, यानी फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के परमाणु में 9 भरने हैं, 2 2 4 और 5 9। ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p5। देखते रहो जरा ध्यान से, 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5। अब फ्लोरीन 9 के बाद यदि आप बात करो परमाणु क्रमांक 10 की, तो नियोन का होता है। आप परमाणु क्रमांक के हिसाब से चल रहे हो। यदि आपको ये याद नहीं है कि 10 परमाणु क्रमांक नियोन का है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे याद होना चाहिए, पर यदि नहीं याद है, परमाणु क्रमांक आपको दिया गया है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिख देना चाहिए। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, 2 2 4 और 6 10,
1s2 2s2 2p6, ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6। देखो p में आप 6 तक ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अब यदि आपको कह दिया जाए कि सोडियम का लिखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ये तो कुछ बच्चों के याद ही होगा। सोडियम का 11 होता है, 11 भरने हैं। तो 11 में आप 2p7 नहीं लिखोगे, 2 और 2 4 और 7, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखोगे कि एक चीज का ध्यान रखोगे कि p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 ही आ सकते हैं। आपको कितने करने हैं? 11 करने हैं। 2 2 4 और 6 10 और 1 11 यहां भरा जाएगा। इसके 6 भरने के बाद एक इलेक्ट्रॉन 3s1 में आएगा, 3s1 लिखेंगे हम लास्ट में। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। देखो 2 2 4 और 6 10 और 1 11, 3s1 यहां आएगा 3s1। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का। अच्छा, मैग्नीशियम का तो लिख दोगे आप। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 12 का लिख दोगे। 12 कैसे लिखा जाएगा? 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 3s2 आएगा लास्ट में। ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। बस s में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो। यदि आपको कोई कहता है कि आप 13 का लिखो, तो 13 का यदि आप लिखोगे तो 3s3 नहीं लिखना है। 13 का लिखोगे तो 3s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन 3p1 होगा, लास्ट का इलेक्ट्रॉन होगा 3p1, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो आप थोड़ा सा आइडिया तो आपको हो गया होगा कि किस तरीके से लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएस में। आप फास्फोरस का लिख के दिखाओ। अच्छा, फास्फोरस 15 होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, 15 भर दोगे क्या? देखो 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15, 3p3 आएगा लास्ट में। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखते हैं सही है क्या। 2 2 4 6 10 और 2 12 और 3 15। देखो 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15, 3p3 क्या आया? 3p3। यदि आपसे पूछ लिया गया कि क्लोरीन का दिखाओ, परमाणु क्रमांक 17 होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर दिखाओ। 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17, ठीक है। तो 3p5 लास्ट में क्या आएगा? 3p5। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये आया। यदि यहां से लिखता हूं, चलो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन 18 का लिखते हैं। चलो 18, ऑर्गन 18 का लिखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 12 और 6 18, 3p6 आएगा लास्ट में। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 क्या लिख दिया? क्या है? देखो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 के बाद 3p6। देखो 3s2 के बाद 3p6, 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 हो गया ना 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछता है कि आप कैल्शियम 20 का लिख के दिखाओ, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, 20 इलेक्ट्रॉन भर दोगे क्या? 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, 4s2 आएगा लास्ट में। क्या आएगा लास्ट में? 4s2। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ये हुआ कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, आप इसका लिख दोगे क्या? वेनेडियम 23 का 23 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। ये कितने हुए? 20, 3 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। 4s2 तक हुए 20, 3 भरने हैं। तो 3d3 तो लिखोगे आप,
क्या लिखोगे लास्ट में? 3D3। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, इस चीज का यूज करना आना चाहिए। देखो 23 भरने हैं, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 6 18, 2 20 और 3 23, यहाँ आएगा 3D3। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d3। देखो हुए क्या 23। 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 3 23, हो गए ना 23। अब हम बात करते हैं, यहां में स्टार लगा देता हूं, स्टार। हम बात करते हैं क्रोमियम 24 की। स्टार मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आफबाउ नियम का अपवाद है। ध्यान से सुन लो, क्रोमियम 24 आफबाउ नियम का अपवाद है। परमाणु क्रमांक 24 वाला तत्व इस नियम को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है फॉलो, इसी बारे में हम बात करेंगे और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। 24 को जब आप भरोगे तो 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18, 2 20 और 4 24, 3D4 लिखोगे आप लास्ट में। क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देखिए जरा ध्यान से, 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 4 24, पर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं मिलता है क्रोमियम का, ये गलत है। आफबाउ नियम ने हमें बताया कि क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए, पर सच्चाई ये है कि क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं होता है। अब सवाल ये खड़ा हो गया, तो सर कैसा होता है? ऐसा नहीं होता है तो कैसा होता है? होता है ये कि आखिरी s का एक इलेक्ट्रॉन आखिरी d में चला जाता है, और यदि आप आखिरी s के एक इलेक्ट्रॉन को आखिरी d में लेकर जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बताओ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक पहुंचाऊं ना मैं? 4s2 था, 4s1 और 3d5, 4 के 5 हो गए। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसका? क्रोमियम 24 का। अब सवाल ये खड़ा हुआ है कि सर ये बताओ कि आखिरी s का एक इलेक्ट्रॉन आखिरी d में क्यों गया है? क्या रीजन है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का रीजन बहुत सीधा साधा है, ध्यान से समझना। यहां मैं ब्रैकेट में लिख दूं अपवाद। यह आफबाउ नियम का पालन नहीं करता है। जब कोई नियमों का पालन नहीं करता है ना, उसे कहते हैं अपवाद। जैसे एक टीचर का काम पढ़ाने का है, यदि वो पढ़ाता नहीं है तो वो टीचर्स के लिए अपवाद है। एक विद्यार्थी का काम पढ़ने का है, समझने का है, यदि विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, वो गेम खेलता है या वो कॉमेडी वीडियो देखता है या और भी बहुत सारे काम ऐसे करता है जो एक विद्यार्थी होने के लक्षण प्रकट नहीं करते हैं, तो समझ जाओ कि वो विद्यार्थियों के लिए अपवाद है, एक्सेप्शन है। अपवाद उसे कहते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। जैसे क्रोमियम 24 ने इस रूल को, आफबाउ नियम को फॉलो नहीं किया है। आखिरी s का एक इलेक्ट्रॉन आखिरी d में ट्रांसफर क्यों हुआ? इसमें क्या समस्या थी, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? परेशानी ये थी कि जब क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ऐसा लिखते हैं, तीसरी कक्षा के d में 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ये जो डी उपकोष है, तीसरी कक्षा का डी उपकोष, वो स्थायी नहीं हो पाता है, स्टेबिलिटी उसमें नहीं आती है। ठीक है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती है? फिर एक सवाल खड़ा हो गया। स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आती है कि कोई भी उपकोष स्थायी कब होता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कोई भी उपकोष तब स्थायी होता है तब कब, यदि उसके अंदर या तो पूरा भरे हुए इलेक्ट्रॉन हो, यानी उपकोष पूरा भरा हुआ हो, या फिर आधा भरा हुआ हो। कोई भी उपकोष सबसे ज्यादा स्थायी कब होगा? जब वो पूरा भरा हुआ होगा। कोई भी उपकोष स्थायी कब होगा? जब वो आधा भरा हुआ होगा। कोई भी उपकोष स्थायी कब होगा? जब वो बिल्कुल ही खाली होगा। तो उपकोष या तो बिल्कुल खाली होना चाहिए, या तो आधा भरा होना चाहिए, या तो पूरा भरा होना चाहिए। इन तीन अवस्थाओं में उपकोष शांति से रहता है, उसे चैन पड़ी रहती है, बेचैनी नहीं होती है उसे। और यदि कोई उपकोष ना तो खाली है, ना वो आधा भरा हुआ है, और ना वो पूरा भरा हुआ है, तो वो तो बेचैन होगा।
और बेचैन वो तब तक रहेगा जब तक उसे चैन नहीं पड़ेगी, यानी जब तक वो या तो खाली ना हो जाए, या तो वो आधा ना भर जाए, या तो वो पूरा ना भर जाए। ठीक है। और ऐसा केवल तभी होता है जो कहीं से व्यवस्था उसके लिए उपलब्ध हो, और यदि कहीं से उसके लिए व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो कैसे उसे शांति पड़ेगी? उसे तो शांति ही नहीं पड़ने की है। थोड़ा सा दिमाग का खेल है, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। देखो, यदि मैं आपको कहता हूं कि चलो एस उपकोष की बात करते हैं, एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अधिकतम 2। तो एस उपकोष को शांति पता कब पड़ेगी? एस उपकोष को शांति तब पड़ेगी या तो एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो यानी पूरा भरा हुआ हो, या फिर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो यानी आधा भरा हुआ हो, या फिर एस उपकोष में कोई इलेक्ट्रॉन हो ही ना यानी 0 इलेक्ट्रॉन हो। तो एस उपकोष 3 अवस्थाओं में स्थायी होता है। स्टेबिलिटी इसमें 3 अवस्थाओं में आ सकती है, या तो पूरा भरा हो 2 इलेक्ट्रॉन, आधा भरा हो 1 इलेक्ट्रॉन, खाली हो 0 इलेक्ट्रॉन। अब यदि आप पी उपकोष की बात करते हो तो पी उपकोष को कब शांति पड़ेगी? या तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो यानी पूरा भरा हुआ हो, या फिर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो यानी आधा भरा हुआ हो, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन हो ही ना। ठीक है। अब यहां देखो, यहाँ डी उपकोष को कब शांति पड़ेगी? या तो वो पूरा भरा हुआ हो 10 इलेक्ट्रॉन हो, या तो वो आधा भरा हुआ हो 5 इलेक्ट्रॉन हो। खाली है तो कोई दिक्कत है ही नहीं फिर। अब एफ की बात करें, एफ उपकोष को शांति कब पड़ेगी? कब स्थायी होगा? कब इसकी बेचैनी खत्म होगी? इस एफ उपकोष की बेचैनी तब खत्म होगी जब इसमें या तो 14 इलेक्ट्रॉन हो यानी पूरा भरा हुआ हो, या फिर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो यानी आधा भरा हुआ हो, या फिर इसमें बेचारे में इलेक्ट्रॉन हो ही ना। ठीक है। देखो अब जरा ध्यान से, आप जब देख रहे हो यहां यहां आप देख रहे हो डी में, एस में 2 पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। इसे देखो बेचारे को, गरीब को। डी में 4 हैं। डी कब खुश होता है? डी खुश होता है या तो उसमें 10 हो, या तो उसमें 5 हो, या तो उसमें हो ही ना। ठीक है। तो डी में 4 हैं। डी में कितने हैं? 4। काश इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते, इसकी जिंदगी सुधर जाती यदि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? ये जो चौथी कक्षा का एस उपकोष है वो इसकी हेल्प करेगा। ध्यान से देखो जरा, चौथी कक्षा का एस उपकोष इसकी हेल्प इसलिए करेगा क्योंकि 4s और 3d का एनर्जी डिफरेंस कम है, दोनों एक दूसरे के पास पास हैं। इसके जस्ट ज्यादा इसका एनर्जी है, तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा। अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान के रूप में इसे दिया तो इसके पास कितने हो गए? 3d 5। यानी कि डी कब खुश होता है? या तो उसमें 10 हो, या तो उसमें 5 हो, या तो उसमें हो ही ना। तो 4 थे तो परेशान था, पर जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसकी तो बल्ले बल्ले होगी, और जब इसकी बल्ले बल्ले होगी तो इसकी तो टेंशन ही खत्म होगी, ये तो स्थायी हो गया, इसकी बेचैनी खत्म होगी। पर सवाल कुछ बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर चलो अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, एस ने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, इसकी दिक्कत दूर कर दी, पर एस के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो मेरा जवाब है नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एस में जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एस पूरा भरा हुआ होता है और स्थायी होता है, और एस में जब 2 से उसने 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो आधा तो भरा हुआ है ही वो। जब पूरा भरा हुआ था जब भी स्थायी था, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा भरा हुआ स्थायी है, और एस में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो आधा भरा हुआ तो है ही, तो भी स्थायी है। और यदि वो स्थायी है तो वो इस तरीके से उसने हेल्प करी डी की कि अपने ऊपर तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने दिया, पर डी का कर दिया फायदा। तो दान उतना करना चाहिए कि अपने ऊपर फर्क ना पड़े। ऐसा ना हो कि आपने जो है राजा हरिश्चंद्र की तरह अपनी धन संपत्ति राजपाट सारा दान कर दिया, सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह, और फिर अपने आप परेशान होते फिर रहे। तो ये नियम है, एक सही जीवन जीने का नियम ये है कि दान उतना करना चाहिए जितनी अपनी औकात होती है। हमें इतना दान नहीं करना चाहिए कि अपने आप हम सड़क पे आ जाएं। समझ में आती है ना बात आपके? और एस उपकोष ऐसा ही करता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पूरा भरा हुआ होता है, स्थायी होता है। जब उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो इसका तो फायदा कर दिया उसने, इसे आधा भर दिया, स्थायी बना दिया, पर अपना भी नुकसान नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से तो पूरा भरा हुआ था और 1 इलेक्ट्रॉन है तो आधा भरा हुआ है। जब कोई उपकोष पूरा भरा होता है तब भी स्थायी होता है, आधा भरा होता है तब भी स्थायी होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता आपने,
यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता तो एक बड़ी समस्या खड़ी होती। पता क्या खड़ी होती? यदि आप इसमें 0 इलेक्ट्रॉन दिखाते और यहाँ दिखाते 5, ठीक है, या 6, जो भी कुछ दिखाते आप, इसमें 0 दिखाते और यहाँ इलेक्ट्रॉन आप दिखा देते भरे हुए, तो हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा होता कि सर इसकी ऊर्जा कम है, यो क्यों नहीं भरा पहले, ये ज्यादा ऊर्जा वाला क्यों भर गया, खाली क्यों है? तो ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और प्रकृति के नियम का या आपबाऊ नियम का विरोध करता है कि इसकी ऊर्जा कम है, खाली क्यों है जी, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, क्यों भर गया, इसे भरना चाहिए था पहले, फिर इसे भरना चाहिए था। तो भरा तो था यही पहले, पर स्टेबिलिटी के चलते, स्थायित्व के चलते इसने इसकी हेल्प कर दी और अपने आप भी स्टेबल रहा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखोगे ना? तो यहां मैं एक हेडिंग लिख देता हूं, चलो एक हेडिंग लिख देता हूं, नोट। नोट में हम एक चीज सीखते हैं, पूरे या आधे भरे हुए कक्षक, भरे हुए कक्षक क्या, उपकोष लिखना चाहिए, भरे हुए उपकोष अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए क्रोमियम 24 में ये समस्या हमें देखने को मिली और क्रोमियम 24 का क्वेश्चन भी आता है। यदि मैं आपको होमवर्क में ये दे दूं ना Mn25, तो इसका लिख दोगे क्या? Mn25 का लिखोगे? Mn25 का लिखोगे 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 5 25, ऐसे ही तो होगा। 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और 5 25, 3D 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। देखते हैं, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 5 25 सारे भरे हुए हैं। यहां से यहां तक S में 2 S में 2 P में 6 S में 2 P में 6 S में 2, ये तो सब पूरे भरे हुए हैं। D में 5 है, आधा तो भरा हुआ है ही, तो ये तो सब खुशियां मना रहे, इन्हें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है। तो Mn25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता है। अच्छा चलो, मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, फिर करेंगे अगली बार। यहाँ मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ। यदि मैं आपको कहूँ कि Fe26 कोबाल्ट 27, एक तो आपको जो है Fe26 का लिख के लाना है और कोबाल्ट 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के लाना है 1s2 2s2। अच्छा, निकिल 28 का भी लिख लेना आप, निकिल 28 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको। ये होमवर्क में करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बहुत बढ़िया बढ़िया बात करूंगा आपके साथ। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा, एक हेडिंग लिखते हैं, नोट। देखो, एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? मैं लिख देता हूं, इसे जरूर याद रखना है। किसे जरूर याद रखना है? इसे। ठीक है, किसे? देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 3d10 3d10 4p6 3d10 के बाद 4p6 और फिर 5s2। बस कम से कम यहां तक तो याद रख ही लो। ठीक है, 5s2 के बाद वैसे इलेक्ट्रॉन जाता है 4d10 में, 4d10 5p6 6s2, 4d10 5p6 और 6s2। कम से कम इतना तो आपको याद रखना चाहिए। एक बार चेक कर लो सही है क्या। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10
5s2 के बाद क्या है 4d10, 5p6, 6s2। कम से कम इतने को तो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि बार बार आप उसे बनाओगे, उस चित्र को बनाओगे, उस डायग्राम को या चार्ट को, जो भी आप उसे कहते हो, उसे बनाओगे तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए आप इतना याद कर लो। इसे जब आप याद कर लोगे तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो इसे तो आपको याद ही रखना है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं बहुत बढ़िया, यहाँ स्टार लगाता हूं मैं, लिखता हूं कॉपर 29। मान लो कॉपर 29 का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो कॉपर 29 का जब आप लिखोगे 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 9 29, यानी 3d9 आना चाहिए। देखो आसान हो गया ना। तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। अब यहाँ समस्या देखो, s में 2 खुश, s में 2 खुश, p में 6 खुश, s में 2 खुश, p में 6 खुश, s में 2 खुश, d में 9 दुखी, d में 9 परेशान है। d में 10 होते तो खुश होता, और d में 5 होते तो भी खुश होता, या तो d होता ही ना, यानी d में 0 होते हैं, पर d में 9 है। एक की कमी है 10 होने में, एक की कमी है 10 होने में। जब d में एक की कमी रहती है 5 होने में, और जब d में एक की कमी रहती है 10 होने में, तब ऐसी स्थिति में s उसकी हेल्प करता है। s केवल हेल्प करता है d की, ध्यान रखना है आपको। s केवल हेल्प करता है d की, s p की हेल्प नहीं करता, s f की हेल्प भी नहीं करता है, क्योंकि s और p जो उपकोष होते हैं उनका एनर्जी डिफरेंस थोड़ा ज्यादा बैठता है जब आप उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम को देखते हो, अर्थात आपबाऊ नियम को देखते हो। S और D का जो एनर्जी डिफरेंस है वो थोड़ा कम रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो जाता है आखिरी S से आखिरी D में। S से P में इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होने का, S से F में इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होने का। S से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो सिर्फ D में होगा, और कब होगा? 2 परिस्थितियों में होगा। जब D में हो 4 इलेक्ट्रॉन और 5 होने में 1 की कमी हो, तो S अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसे दे देगा, या फिर D में हो 9 इलेक्ट्रॉन और पूरा भरने में 1 की कमी हो, जैसा ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब आप देख रहे हो परेशानी किसे है? D को है, क्योंकि ना तो पूरा भरा है ना तो आधा भरा है। तो S कहेगा कि क्या गम है जब हम हैं। ठीक है, हम जब हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी। S अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, और मैं कहूंगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो गलत है, ये भी आपबाऊ नियम का अपवाद है। तो यहां भी आप लिख सकते हो अपवाद। क्या लिख सकते हो? अपवाद। ये भी अपवाद है। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 1 रह जाएगा। भाई पूरा भर रहा था खुश था, आधा भर रहा अब भी खुश है, पर इसकी तो हेल्प कर दी ना इसने, यूं कहा कि चल तू भी खुश रहे यार। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सही। ठीक है, किसका? कॉपर का 29 का। तो ये सब आपबाऊ नियम के अपवाद हैं। ठीक है, चलो अच्छा एक हेडिंग लिखते हैं नोट। मैं आपको कुछ बात बताता हूं कि कौन कौन से परमाणु क्रमांक आपको याद रखने हैं जो अपवाद में आपको लिख कर आने हैं। मान लो आपसे कोई पूछता है कि आपबाऊ, आपबाऊ ऐसे ही तो लिखा जाता है, आपबाऊ नियम के अपवाद पूछता है कोई। मान लो कि आपबाऊ नियम के अपवाद बताओ कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है 24, 29, 42, 47। एक तो परमाणु क्रमांक 24, एक 29 और एक 42 और एक 47, और भी हो सकते हैं, पर इन 4 परमाणु क्रमांकों को आप याद रखोगे। इनमें आखिरी S का इलेक्ट्रॉन आखिरी D में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि D में या तो 4 होंगे, 4 के 5 करने होंगे, आधा भरना होगा, या फिर D में 9 होंगे, 9 के 10 करने होंगे। तो आप 24, 29, 42, 47 इन 4 परमाणु क्रमांकों को कम से कम याद रखोगे। चलो होमवर्क में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अपवाद
एग्जाम में जो पेपर सेटर आपका पेपर सेट करता है ना, उसमें ध्यान रखना कि 24, 29, 42, 47 इनमें से एक आएगा। और मैं आपको बताऊं, इन दोनों में से ही कोई सा एक आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए पेपर में, और आप याद करोगे कि हाँ सर ने बताया था यार। ठीक है, इसलिए मैं ध्यान से समझने के लिए आपको कहता हूं कि ध्यान से समझा करो। चलो आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। आप मुझे यूं बताओ, आप 30 का लिख दोगे क्या? परमाणु क्रमांक 30 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास घर से लिख दोगे? उम्मीद है लिख दोगे। 30 इलेक्ट्रॉन ही तो भरने हैं। देखो 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 10 30, 3D10 आएगा लास्ट में। और यदि मैं आपको कह दूं कि आप 35 वाले का लिख दो, ब्रोमीन 35 वाले का लिख दोगे? 35 भरने हैं, भर दोगे 35 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 10 30 और 5 35, 3P5 क्या आएगा? सॉरी 4P5 क्या आएगा? 4P5। कर दोगे इस क्वेश्चन को? तो इस तरीके से आपको बेटे ये दोनों रूल्स आने चाहिए। जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि दोनों नियम आपके समझ में आए होंगे। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था N+L का नियम। N+L का नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सीखा हमने आपबाहु नियम। आपबाहु नियम बिल्कुल आना चाहिए, N+L का नियम बिल्कुल आना चाहिए। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, इनमें से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास किया करो। पोज करके अपना कंप्लीट कर लिया करो। पेपर वर्क जितना भी होता है पोज कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और सबसे अच्छा तो तरीका यही है कि आप मेरे साथ साथ लिखो, पोज करके लिखो। और यदि आप आलसी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और टेलीग्राम पर भी आप KMD सहारनपुर सर्च करोगे तो वहां से भी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।